औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट 4 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए थे। 5th प्रॉब्लम चूँकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको फ़िलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं। बाय द वे जब फर्दर आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी तो उस वक्त पर हम लोग उसको दोबारा देख लेंगे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6। उसका डाटा गिवन है, व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फार्मूला गिवन है F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 divided by r square. The question is this, what is the dimension of gravitational constant g? This is जो स्टेटमेंट हमें गिवन है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दिस इज बेसिकली द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ which we have discussed in class 9 physics, which states that the force between the two massive objects is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of their distance between them. This is one of the inverse square law in physics. फिजिक्स के अंदर 3-4 बेसिक इन्वर्स के लॉज हैं, जिसके अंदर एक कूलम्स लॉ है, एक ग्रेविटेशनल लॉ है और इसके अलावा 2-3 और लॉज हैं जिनको हम लोग बाय द वे अपने विद द पैसेज ऑफ टाइम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। जब यहाँ पे कहता है कि हमने इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू कैलकुलेट, इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। एक और देन कहता है कि इसकी डायमेंशन निकालने के बाद फिर आप इसका यूनिट भी बताएंगे कि इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट निकालने के लिए हम पहले इसका जनरल फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फार्मूले से देखा जाए तो जो इसका यूनिट बनता है जी इज इक्वल, अगर हम इस जी को सेपरेट कर लें तो एफ इंटू आर स्क्र डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। अगर हम इसको यूनिट लिखना चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं यूनिट ऑफ जी इज इक्वल्स, फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, डिस्टेंस आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, यहाँ पे चूँकि आर स्क्र है तो दिस विल बिकम्स मीटर स्क्र डिवाइडेड बाई m1 एंड m2। यूनिट लिखते वक्त सबस्क्रिप्ट क्यों नहीं देखा जाता, उसकी फिजिकल नेचर को देखा जाता है कि वो क्वांटिटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे m1 एंड m2 बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द मैसेज, सो दिस विल बिकम्स द किलोग्राम स्क्वायर। सो हियर इट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू ओवर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसकी डायमेंशन लिखने की कोशिश करते हैं। नाउ द डायमेंशन ऑफ g इज इक्वल्स, यहाँ पे हम जितनी भी टर्म्स आ रही हैं तमाम टर्म्स की डायमेंशन रिप्लेस करेंगे। डायमेंशन ऑफ F फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ आर स्क्र डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ m1 इनटू डायमेंशन ऑफ m2। फर्दर मूव करने से पहले हम इस फोर्स F की डायमेंशन देख लेते हैं क्या होती है। सो डायमेंशन ऑफ F के लिए हमें F का फार्मूला देखना पड़ेगा फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। वी नो दैट F इज इक्वल्स ma, where m is the mass and a is the acceleration of that object. So here m represents the mass and dimension of mass is capital M, whereas acceleration is defined as rate of change of velocity. It means कि acceleration a will be equals to v by t। यहाँ से अगर हम इसकी डायमेंशन लिखें, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt माइनस 1 और t टाइम की डायमेंशन हो जाएगी t। सो डायमेंशन ऑफ acceleration becomes lt minus 2। Now replace this dimension of acceleration over here, we will get lt minus 2। So the dimension of force will becomes mlt माइनस 2। ठीक है, अब ये डायमेंशन फोर्स की उठा के हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। सो डायमेंशन ऑफ फोर्स विल बिकम्स mlt माइनस 2। डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर, आर रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस, so distance is measured in is the unit of length, measured in meters. So dimension of r will becomes L, since it is with square, so it will become L square divided by dimension of m1 and m2. Again, while writing the dimension, we neglect the subscripts, so we will check only its physical nature, that what that quantity is representing basically. So both of these terms representing the mass, so dimensions will becomes m and m.
Now simplifying this ratio, we will get 1 m and m will goes out, L power 1 into L square will become L power 1 plus 2. Here it is t raised to power minus 2, and this m raised to power 1, when we will take it to the upside, it will becomes m power minus 1. So it will simply gives us L cube t power minus 2 and m power minus 1. This is simply the dimension of gravitational constant G. Students, our next numerical problem is 7th numerical problem of chapter number 1, in which question is that show that Vf is equals to Vi plus At, which is first equation of motion. We have to check that it is dimensionally consistent. To check any equation that either it is dimensionally consistent or not, for that purpose we just have to find out the dimensions of its both sides, that is the dimension of left hand side should be comes out to be equal to the dimension of right hand side. Here the first equation is Vf is equals to Vi plus At, where Vf represents the final velocity, Vi represents the initial velocity, A represents the acceleration, and T represents the time. Now we will check find out the dimensions of both of its sides. First of all, we will write the dimension of left hand side, that is Vf. The dimensions are irrespective of this, that which type of the velocity is this. It just includes the basic nature of that term. जब हम dimensions लिख रहे होते हैं तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये physical quantity की कौन सी nature है, या कौन सी shape है, या उसकी कौन सी type है. हम just ये देख चेक करते हैं कि उसकी जो physical quantity जिसको discuss किया जा रहा है उसकी basic nature क्या है. जो उसकी basic nature होगी वही dimension हर type के अंदर आएगी. फॉर एग्जाम्पल जब हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स की ढेर सारी किस्म हम लोग उसकी टाइप्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक सिंपली फोर्स है जिसको हम F इज इक्वल्स टू एम ए का नाम देते हैं. एक रिलेशन हम लोग फोर्स का लिखते हैं F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. एक फोर्स का रिलेशन हम लोग लिखते हैं K q1 q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. एक फोर्स का रिलेशन हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर. ऑल ऑफ दीज रिलेशन will gives us the same dimension of force. चाहे हमने फोर्स की डायमेंशन निकालनी है, हम इनमें से कोई भी एक रिलेशन इस्तेमाल कर लें, हमारे पास जो फोर्स की डायमेंशन आएगी वो एक ही डायमेंशन आएगी. सिमिलरली चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, चाहे एवरेज वेलोसिटी हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, वेरिएबल वेलोसिटी हो, सेंट्रीपिटल वेलोसिटी हो, कोई भी वेलोसिटी हो, किसी भी टाइप की वेलोसिटी के लिए जब हम डायमेंशन लिखने की बात करते हैं तो उसकी बेसिक डायमेंशन एक ही होगी, डैट इज वेलोसिटी इक्वल होती है डी बाई टी. यहाँ पे डी की डायमेंशन एल, टाइम की डायमेंशन टी. चूँकि टाइम डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स बन जाएगा. सो द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी विल बिकम्स एल टी माइनस 1. सो हियर द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू वी एफ. सो डायमेंशन ऑफ वी एफ विल बी एल टी minus 1, may be named as equation number 1. Now we will write the dimension of right hand side. Right hand side the term is Vi plus At. Here Vi is initial velocity for which the dimension is same as that of simple velocity, that is Lt minus 1, plus here A represents the acceleration. Acceleration is defined as rate of change of velocity. So the dimension of velocity is Lt minus 1 divided by dimension of time t. Since time is dividing here, so when we take it on upper side, it will becomes Lt power minus 2. So dimension of acceleration will be Lt minus 2 multiplied by dimension of time t will be simply t. So on solving this, we will get Lt minus 1 plus here Lt. By using the basic rule of mathematics, if the base of two terms is same, then their powers will be simply add up. So here we will get Lt power minus 2 plus 1. It will give us as a result Lt minus 1 plus Lt minus 1. Both terms are same, so on adding we will get 2 times Lt minus 1. Right? Now
In dimension, we have studied in this chapter that in case of dimensions, dimension does not allow any value above the constants. यहाँ पे चूँकि जो टू आ रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये टू एक कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है. डायमेंशंस के अंदर कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है. अगर कोई कांस्टेंट इस तरह का आ भी जाए तो उस कांस्टेंट को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं. दैट इज़ वाई यहाँ पे हम इस टू को छोड़ देंगे. सो जब जैसे हम इस टू को ड्रॉप करेंगे तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, LT minus 1 may be named as equation number 2. So from equation 1 and 2, the dimension of left hand side is equals to dimension of right hand side. Hence proved that this equation Vf is equals to Vi plus At is dimensionally consistent. Students, we are going to solve the numerical problem number 8 of chapter number 1, in which we have to derive a relation for the speed of sound for which where the velocity is directly proportional to the density of the medium. So we will write it as V directly proportional to some power of density, say rho raised to power A. Also, the velocity of the speed of the sound is directly proportional to the modulus of elasticity. We don't know what is the raised to the power of modulus of elasticity. So in general, we will write it as V directly proportional to E raised to power B. So we have to find out the values of this E and B in order to derive a relation for the speed of sound. To write the speed of sound, formula for the speed of sound, we just have to combine both of these equations and have to put out the values of A and B in this equation. We will get the desired relation for the speed of sound. यहाँ पे हमें पता है कि अब थोड़ा सा हम मूव करते हैं कि डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है मैस ओवर वॉल्यूम के करके. यहाँ पे मैस एक हमारे पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन m होती है, और वॉल्यूम हमारे पास किसी भी चीज़ का या किसी भी शेप का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें उसकी 3 साइडों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है. दैट इज़ लेंथ, विड्थ एंड हाइट. अब जो कि लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों लेंथ की ही डायमेंशन रखती हैं, इसलिए अगर हमने वॉल्यूम का डायमेंशन लिखनी है तो वॉल्यूम की डायमेंशन के लिए हम इन तीनों डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वी विल गेट द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम एज L3. अब चूँकि वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसलिए जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी डायमेंशन L raised to power -3 बन जाएगी. Hence the final dimension for the density of the medium is ML-3. Now the modulus of elasticity E is defined as stress to the strain. इसके अंदर हमें पता है कि स्ट्रेन जो है ये कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट वैल्यू आती है बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज, दैट इज चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, राइट. सो सिंस द बेसिक नेचर ऑफ बोथ द टर्म्स, चेंज इन लेंथ and original length both are the same, so the dimensions will be cancelled out and hence as a result we will get as a 1 as a result in answer. So in order to calculate the dimension of modulus of elasticity, we have to calculate the dimension for the stress. Now stress is defined as force per unit area. We know that the dimension for the force is MLT-2, which we have derived in previous numerical problem, and also divided by area A, where the dimension for the area A is L square, because area of any shape or any term we can calculate it by multiplying length into width. Since length and width both are have the dimensions of length, so जो एरिया की डायमेंशन हमारे पास बनेगी वो लेंथ मल्टीप्लाई भी लेंथ करेंगे तो L स्क्वायर बन जाएगा. यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके एक फाइनल इसकी डायमेंशन निकालना चाहें तो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी ML-1T⁻². अब यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कंबाइन कर देते हैं. सो कंबाइनिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी विल गेट V इज प्रोपोर्शनल टू ρ raised to power A एंड E raised to power B. यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करें तो फिजिक्स के अंदर जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करते हैं तो इक्वल के साथ एक कांस्टेंट लगाया जाता है, उसके बाद आगे बाकी जो टर्म रिमेनिंग होती है वो सारे के सारी टर्म लिख दी जाती है. सो वी विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स ρ पावर A इंटू E raised to power B. Now we will write the dimensions of both sides, that is dimension of velocity and dimensions of density and modulus of elasticity, which we have find out already.
यहाँ पे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हम पुट करेंगे LT माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू डायमेंशन ऑफ रो इंटू डायमेंशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी E। रो की जगह डायमेंशन हम पुट करते हैं यहाँ से ml पावर -3, m की पावर 1, l की पावर -3। अब चूंकि रो के ऊपर पावर a थी तो इस पूरी डायमेंशन की जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके ऊपर पावर a आ जाएगी। इसी तरह मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी की डायमेंशन ml -1 t रेज़ टू पावर -2, यहाँ पुट कर देंगे e की जगह, e की रेज़ टू पावर b थी तो इस पूरी स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पूरी डायमेंशन के ऊपर पावर b आ जाएगी। जब हम इन पावर्स को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे m रेज़ टू पावर 1 इंटू a, अगर एक पावर की पावर लिखी जाए तो मैथ का ये रूल है फॉर एग्जांपल कि x का स्क्वायर है और उसका होल स्क्वायर है, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग स्क्वायर अंदर लेके आएंगे तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो इन दैट केस वी विल गेट 2 रेज़ टू मल्टीप्लाई बाई 2 इन आंसर x रेज़ टू पावर 4। सो यहाँ पे m की पावर 1 है, या बाहर से पावर a जब आके मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू a m रेज़ टू पावर a, यहाँ पे l की पावर -3 है, a इंटू -3 करेंगे तो l रेज़ टू पावर -3a। सिमिलरली जब इस ब्रैकेट के अंदर हम इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सो m की पावर b बन जाएगी l रेज़ टू पावर -b t रेज़ टू पावर -2b। अब यहाँ पे हमारे पास टर्म जो आ रही है m l और t माइनस, इस साइड पे देखा जाए यहाँ पे l भी है, दूसरी साइड पे भी l हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इस साइड पे डायमेंशन में टाइम t की डायमेंशन आ रही है, इस साइड पे भी t की डायमेंशन है, लेकिन इस साइड पे हमारे पास एक डायमेंशन एक्स्ट्रा आ रही है, दैट्स द डायमेंशन ऑफ मास m, लेकिन इस साइड पे कोई डायमेंशन m की नहीं है। अगर हम इसको साथ यहाँ पे लिख लें 1 मल्टीप्लाई बाई LT माइनस 1, सो m की इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं m रेज़ टू पावर 0, बिकॉज इन मैथमेटिक्स एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो बेसिस हमारे पास सारी की सारी दोनों साइड्स पे सेम हो गई हैं। यहाँ पे इन दोनों m को हम इकट्ठा करेंगे m रेज़ टू पावर a, और यहाँ से इस b को इकट्ठा करके लिखेंगे m रेज़ टू पावर a प्लस b, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स दैट इफ द बेसिस ऑफ टू टर्म्स आर सेम देन देयर पावर्स विल बी सिंपली एड अप। यहाँ पे l रेज़ टू पावर -3, यहाँ पे l की पावर -b, यहाँ पे पावर्स इकट्ठी करके सेम कर देंगे, इकट्ठी एड अप हो जाएंगी। यहाँ पे टाइम की डायमेंशन लिखेंगे t रेज़ टू पावर -2b। अब अगर देखा जाए तो यहाँ भी m l t बेस आ रहा है, यहाँ भी बेस m l और t आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स कि अगर सारे बेसिस भी सेम हो और इक्वेशन के मिड में इक्वल का साइन हो तो वो जो करस्पॉन्डिंग बेसिस होंगी वो बेसिस आपस में कंपीट की जा सकती है। यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें तो m रेज़ टू पावर 0 विल बी इक्वल्स टू m रेज़ टू पावर a प्लस b। ठीक है, अगर बेसिस सेम हो, दरमियान में इक्वल का साइन हो तो फिर पावर्स भी आपस में इक्वल होती हैं। यहाँ से अगर हम बेसिस को ख़त्म करके पावर्स को इक्वल करें तो a प्लस b विल बी इक्वल्स टू 0, और अगर यहाँ से वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल्स टू -a। अब अगर हम l के बेसिस वैल्यूज को कंपैरिजन करें तो l रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल l रेज़ टू पावर -3a माइनस b। अगेन यहाँ पे बेसिस सेम है, मिड में इक्वल का साइन, पावर्स को आपस में इक्वल कर लेंगे, दिस विल गिव अस -3a माइनस b इक्वल्स टू 1। यहाँ से b की वैल्यू पुट कर दें -3a, सो -b है माइनस इंटू b की जगह लगा देंगे -a इक्वल्स टू 1, दिस विल गिव्स अस -2a इक्वल्स टू 1 एंड a इज इक्वल्स -1/2। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1/2। अब हमने यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है। इस रिलेशन को देखा जाए तो b को आ रहा है -a के, ये जो a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, अगर हम इसको यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन b इज इक्वल्स -1/2, सो इट विल गिव्स अस b इज इक्वल्स 1/2। अब हमने ये a और b की दोनों वैल्यूज उठाएंगे, उठा के हम लोग इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, मे बी नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 2। जब इस इक्वेशन के अंदर हम इसको पुट करेंगे सो वी विल गेट द वेलोसिटी v इज इक्वल्स कांस्टेंट इनटू रो। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ रही थी -1/2 इनटू वैल्यू ऑफ इनटू e, और इसके साथ b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/2, सो इक्वल्स टू कांस्टेंट
इसकी पावर चूँकि नेगेटिव आ रही है, इसको हम लोग डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी e रेज़ टू पावर 1/2 ओवर रो रेज़ टू पावर 1/2। वी नो दैट कि मैथमेटिक्स में जब हम पावर 1/2 लिखते हैं तो ये बेसिकली स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करती है। सो यहाँ से अगर हम इसको मज़ीद जनरलाइज करके सिंपल फॉर्म में लिखें तो e इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ e डिवाइडेड बाई रो। दिस इज द फाइनल रिलेशन फॉर स्पीड ऑफ साउंड। Students, we are going to solve the next problem, that is 1.9 of chapter number 1, in which the statement is that show that the famous Einstein equation E is equals mc squared is dimensionally consistent. आइंस्टाइन की बेसिक इक्वेशन है E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये बेसिकली मैस और एनर्जी की आपस में एक इंटर कन्वर्जन के बारे में बताती है कि जो मैस है उसको हम एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को हम लोग मैस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो तो आपने देखा होगा कि जब हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद तमाम पार्टिकल्स का मैस जब हम लोग सम अप करते हैं तो वो तमाम पार्टिकल्स का मैस न्यूक्लियस के टोटल मैस के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसके अंदर वो जो मैस के अंदर कमी सी आ जाती है, वो जो मैस डेफिशिएट होता है, उस मैस डेफिशिएट को ये आइंस्टाइन की इक्वेशन एक्सप्लेन करती है कि बेसिकली वो जो मैस के अंदर डेफिसिट आता है वो मैस कहाँ जाता है। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स रह रहे होते हैं वो सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स आर ए न्यूट्रल पार्टिकल्स, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जब हम प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और दो सेम लाइक चार्ज पार्टिकल्स को आपस में नज़दीक लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। लेकिन वो जो न्यूक्लियस को छोटा सा एक रीजन होता है, उस रीजन के अंदर इतने ज़्यादा प्रोटॉन्स इकट्ठे कैसे रह रहे होते हैं, हमें उनको इकट्ठा रखने के लिए उनके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ता है। वो वर्क करने के लिए जो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं वो एनर्जी हम लोग उन पार्टिकल्स के मैस में से लेते हैं। वो जो उनका मैस में डेफिशिएट आ रहा होता है, वो जो मैस के अंदर थोड़ी सी कमी आ रही होती है, वही मैस बेसिकली उस एनर्जी में कन्वर्ट होता है जो एनर्जी फोर्स की फॉर्म में हम उन पार्टिकल्स के ऊपर लगाते हैं ताकि वो उस न्यूक्लियस के अंदर मिलकर इकट्ठे एक जगह पे थोड़े से रीजन के अंदर कांस्टेंट होकर रहें। चलिए अब हमने प्रूफ ये करना है कि ये जो इक्वेशन है E इक्वल्स एम सी स्क्वायर ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी प्रूफ करने के लिए किसी भी इक्वेशन की उसके लिए क्या किया जाता है कि उसकी दोनों साइड्स की डायमेंशन निकाली जाती हैं। लेफ्ट साइड की डायमेंशन लिखी जाती है, फिर राइट साइड की डायमेंशन लिखी जाती है। दोनों साइड्स की डायमेंशन अगर आपस में इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि वो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट आ रही है। यहाँ पे पहले हम लेफ्ट साइड की डायमेंशन निकालेंगे, फिर हम राइट साइड की डायमेंशन निकालेंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो टर्म आ रही है दैट टर्म इज एनर्जी। वी नो दैट वर्क एंड एनर्जी बोथ आर सेम थिंग्स। जो हम वर्क करते हैं वही वर्क एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो वी नो दैट वर्क इज डिफाइंड एज एफ डी, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन लगाएं तो एम एल टी माइनस 2 आ जाएगी। डी लेंथ डिस्टेंस है, लेंथ की फॉर्म में मेजर किया जाता है, इसकी डायमेंशन को एल के साथ रिप्लेस करें तो यहाँ से हमारे पास एनर्जी की सिंपलेस्ट फॉर्म शेप के अंदर डायमेंशन आ जाती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन निकालने का एक इजीएस्ट वे है कि जिसको यूज़ करके हम एनर्जी की डायमेंशन लिख सकते हैं। इसके अलावा हम एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, सोलर एनर्जी होती है, इसके अलावा हीट एनर्जी लिखी जाती है, ETC व्हाटसोएवर। न्यूक्लियर एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जितने भी टाइप्स की एनर्जीज होंगी, तमाम एनर्जीज का जो भी रिलेशन हम लिखेंगे उस रिलेशन को यूज़ करके जब हम डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास बेसिक डायमेंशन यही आएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। क्यों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि जब भी हम डायमेंशंस लिखते हैं तो डायमेंशन में उसकी टाइप या उसको नहीं देखा जाता, उसकी बेसिक नेचर को देखा जाता है कि वो बेसिकली वो फिजिकल क्वांटिटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है तो इट डजंट मैटर्स कि विच टाइप ऑफ एनर्जी इट इज़। जो भी एनर्जी होगी जब उसके फार्मूले को यूज़ करके हम उसकी डायमेंशन लिखने की कोशिश करेंगे तो वही एनर्जी की डायमेंशन आएगी जो बेसिकली एक सिंपल एनर्जी की डायमेंशन आती है।
उसके अलावा दूसरी साइड पे हमारे पास एक मैस है और उसके साथ एक स्पीड ऑफ लाइट c मल्टीप्लाई हो रहा है। c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। स्पीड ऑफ लाइट c मीन्स हम इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। सो v और c की डायमेंशन सेम होगी, डेट इज lt - 1। अब इन दोनों डायमेंशन को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, इसकी लेफ्ट और राइट साइड की डायमेंशन निकालते हैं और फिर देखते हैं क्या वाकई लेफ्ट और राइट साइड्स की डायमेंशन सेम आती हैं या डिफरेंट आती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज इक्वल्स डायमेंशन ऑफ एनर्जी E। यहाँ पे इस E के साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पिछले जो हमने न्यूमेरिकल किया उस न्यूमेरिकल में हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को E से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे ये E एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ के साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ एनर्जी हम पुट करेंगे जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, दैट इज ml² into T⁻⁻², may be named as equation number 1. Now we will write the dimensions of right hand side, that is dimension of right hand side will be equals to dimension of m into dimension of c²। यहाँ पे m मैस है, मैस की डायमेंशन कैपिटल M, c अभी यहाँ पे बताया था c represents the speed of light, so its dimension will be lt - 1। we will replace it as lt - 1 since it is c square, so whole dimension will get a square over it. Now multiplying this square inside this bracket, so we will get m into l² into T⁻⁻²। On combining these equations, these dimensions in a single bracket, we will get ml² T⁻⁻², may be named as equation number 2. From equation number 1 and equation number 2, we can check that the dimensions of left hand sides are equal to dimension of right hand side, since so as dimension of left hand side is equals to dimension of right hand side, hence E is equals mc² is dimensionally consistent. Students, it is our last numerical problem of chapter number 1, in which we are given that it says that suppose we are told that acceleration of a particle moving in a circle of radius r with uniform speed v is proportional to some power of r, say r raised to power n, and acceleration is also directly proportional to some power of velocity v, say v raised to power m. Here we have to calculate the values of n and m by using the method of dimensions, in which we will combine both of these equations. We will write the dimensions of both sides and then we compare the bases, and after that we will compare the powers from both sides and we will get the values of n and m. Here A represents the acceleration for which the dimension is lt - 2. V represents the velocity for which the dimension is lt - 1, and R represents the length for which the dimension is L. So on combining both of these equations, may be named as equation number 1 and 2, we will get A is directly proportional to combining equation 1 and 2. A is directly proportional to r raised to power m and v raised to power m. A directly proportional to r raised to power n and v raised to power m. So while removing this constant of proportionality, this term, we will write it as A equals to constant into r raised to power n into v raised to power m. Now writing the dimensions of both sides, this equation may be named as equation number 3. Writing the dimension of both sides, dimension of A is equals to constant into dimensions of
r power n into dimensions of v power m. Right? Here we will put the dimension of A. Dimension for acceleration is Lt minus 2 equals, constant will be replaced as same as that. Dimensions of R is length, so its dimension will be L whole raised to power n into V is the velocity for its dimension Lt minus 1 into power m. Now combining both of these dimensions in a single square bracket we will get, यहाँ पे हमारे पास Lt minus 1 हमने इस साइड पे डायमेंशन को एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इकट्ठा कर लिया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम दोनों साइड से L और T की पावर्स को आपस में कंपैरिजन करेंगे। क्योंकि दोनों साइड पे जो टर्म्स की बेसेस आ रही हैं हमारे पास सेम आ रही है, यहाँ भी एक बेस L है, यहाँ भी एक बेस L, इस साइड पे एक बेस T और यहाँ भी एक बेस T आ रही है। दोनों साइड पे जब हम L की बेसिस को कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे L की पावर 1 है, L रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल्स L रेज़ टू पावर n प्लस m। सो बेसिस सेम है, मिड में इक्वल का साइन, तो पावर्स को आपस में कंपैरिजन करके इक्वल कर देंगे, n प्लस m विल बी इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालें तो n इज इक्वल्स टू 1 माइनस m आ जाता है। अब यहाँ पे पहले हम दूसरी t की बेस को कंपैरिजन करते हैं, t रेज़ टू पावर माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू t रेज़ टू पावर माइनस m। यहाँ पे बेस भी सेम, मिड में इक्वल का साइन है तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, माइनस m इज इक्वल्स माइनस 2। यहाँ से माइनस और माइनस का साइन, नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ m विल कम्स आउट टू बी 2। नाउ ये m की वैल्यू उठा के हम यहाँ रिप्लेस करते हैं तो 1 माइनस m इज इक्वल्स n विच विल गिव्स अस n इक्वल्स 1 माइनस 2। यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। We just have to find out the values of n and m in this question. So value of m comes out 2 and n comes out minus 1.